अब आप देखें जो फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और ये रद्द-ए-अमल काफी सख्त है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रिव्यू पिटीशन में जाने का ताल्लुक है, वहां तक तो रद्द-ए-अमल की बात ठीक है, लेकिन जो पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की बात है, पहली बात तो ये कि हम इब्तिदा में ये अर्ज कर दें कि हम कभी भी किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगने के हक में नहीं हो सकते, ना होना चाहिए, हत्ता कि उस पार्टी से कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो जाएं जिससे पाकिस्तान की सालवियत को ख़तरा हो, जिससे पाकिस्तान के आइन की तज़हीक हो रही हो या सबवर्शन हो रही हो, और उसके लिए भी कड़े सबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा आज तारिक साहब जो है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, हालांकि अनटिल वेरी रिसेंटली नून लीग की पूरी क़यादत पाबंदी लगने के हवाले से वाज़ेह तौर पर यह स्टांस रखती थी कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है और ये कि नून लीग इसके हक में नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ है, अचानक तो खैर मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि एक पूरी चार्जशीट है जो उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई है, और उस चार्जशीट के मद्देनज़र उनका ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजेंगे और उस रेफरेंस के नतीजे में आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नाम भी ले दिए उन्होंने, प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी हैं साहब का सदर, उन पर, और जो कासिम सूरी साहब उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, और इमरान खान साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इन तीन के तो बाकायदा नाम ले दिए गए हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत जो है वो हाई ट्रीजन का मुकदमा दर्ज होगा। हमारे यहाँ पार्टियों पर पाबंदी लगने की एक ही रवायत मौजूद है, वो है जब नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी, जिसकी क़यादत उस वक्त वली खान साहब कर रहे थे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी और इजाज़त के बगैर तो पाबंदी नहीं लग सकती है। यहाँ भी ऐसा ही है, एक रेफरेंस भेजा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जब तक इजाज़त नहीं देगी या उसको इंडोर्स नहीं करेगी, किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम एक रेफरेंस भेजेंगे, और क्यों भेजेंगे उसकी बड़ी तवील वजाहत उन्होंने पेश की है। जो वो ये कह रहे हैं कि जी जो यानी तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जिस तरह से उजलत में असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था, असम्बली तोड़ दी गई थी, उसमें जिस तरह की फुर्ती और जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया कि एक रेजोल्यूशन पास कराई गई नेशनल असम्बली से, जिसको 5 मिनट के बाद सदर को भेज दिया गया, जिन्होंने 5 मिनट के बाद उसकी अप्रूवल दे दी, एंड देयर एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ अस के जनाब असम्बली तोड़ने की पूरी कोशिश हो गई है। अब इन तीनों एक्ट्स को वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा वायरस है, और यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नफी है, उसकी सबवर्शन है। सही। ये स्टैंड आउट करेगा अदालत में जाके या नहीं करेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात सिर्फ इसी एक चीज पर खत्म नहीं होगी। एक तवील चार्जशीट, जैसा कि मैंने कहा पहले, कि पेश की गई है, और साथ ये दावा किया गया है कि उसके सबूत मौजूद हैं। अब जल्दी जल्दी अगर आप इजाजत देंगी मुझे तो मैं उसको सम अप करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले साइफर साइफर एक ऐसा केस है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हाई ट्रीजन का सबब बन सकता है अगर किसी ने उसकी ब्लैटेंट वायलेशन की हो। हम देखते हैं कि साइफर को एक पब्लिक रैली के अंदर लहरा के और उसके कंटेंट्स को जाहिर किया गया, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। दूसरी बात, उसी साइफर के लहराए जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में जिस नौइयत की कशीदगी आई थी वो भी हम सबके सामने है। उसके बाद चार्जशीट में यह भी शामिल है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो 3.5 पौने 4 साल का है, वो सी पैक जैसे गैगा प्रोजेक्ट को स्टॉल्ड रखा, बिल्कुल ज़ीरो काम उसके ऊपर हुआ। उसके बाद 9 में एक और बहुत बड़ा सानहा जिसको मैं कहूँगा वो है, उसकी जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती, ये फैसला करना तो अदालतों का काम है। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चल रहे हैं। अभी हाल ही में देखा हमने कि बानी पीटीआई और उनके और कुछ साथियों के खिलाफ नए मुकदमा दर्ज हुए हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ठीक। इसके बाद आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हुकूमत समझती है कि ये वायलेशन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से ख़त लिखा गया IMF को, अगर आपको याद हो, 2 वज़राए ख़जाना थे, एक KPK के, दूसरे पंजाब के, और
जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, इन्होंने एक ख़त लिख मारा IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। चलिए ये एक दफ़ा हो गई गलती, इसको दोहराना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर हमने उसके बाद देखा कि वाशिंगटन में IMF के हेड ऑफिस के सामने और वर्ल्ड बैंक के हेड ऑफिस के सामने बहुत ही खान साहब के चहीते शहबाज गिल साहब और उनके दो दीगर साथी जो हैं, उनका नाम लेना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा सबूत नहीं है, उन्होंने जो दूसरी कोशिश की IMF के प्रोजेक्ट को, और जो इस वक्त स्टाफ लेवल मुआहदा जो हो गया है, जो मिड टर्म लोन हम ले रहे हैं उनसे, उसको सब अटैच करने की। बुखारी साहब, दूसरी बात यह है कि अदलिया के बारे में भी जी बुखारी साहब, मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करना चाह रही हूँ, वो ये कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, अगर हम बात करें बिलखुसूस अता तारड़ साहब की, तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत इसको रिव्यू के लिए लेकर जाएगी, तो क्या उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन तो आ चुका है, उसका मैं तज़किरा ज़रा बाद में करना चाहता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि हम किसी भी यानी आर्टिकल 6 की एप्लीकेशन के हक में नहीं है, ना हम किसी पार्टी के बैन होने के हक में हैं। जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, वो चूँकि हुकूमत बराह रास्त उससे मुतासर हो रही है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी जा रही है, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ओपनली क्या स्टांस लेगी ये तो मुझे अभी नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी तरफ से ये अभी इंदिया नहीं आया है कि वो इस रिव्यू पटिशन में जाने के लिए नून लीग के साथ है या नहीं है। लेकिन जैसा हमने सुना, तमाम वकला की गुफ्तगू हमने सुनी है, रिव्यू पटिशन दायर करना जो है वो इंटर कोर्ट रिव्यू जो है वो हक हासिल है हुकूमत को भी, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को। तो मेरे ख्याल से हुकूमत चाहेगी कि वो जितने भी ऑप्शन उसके पास है वो एक्सप्लोर करे। उस फैसले के बारे में जो कुछ हमने सुना है वो आपके सामने है कि किसी ने यह मिसाल दी कि आप दाता साहब जाएं तो वहाँ से आपकी हर मुराद पूरी होती है, सुप्रीम कोर्ट जाएं आपकी मुराद भी नहीं होती, पूरी हो जाती है और पूरी होकर घर भी पहुँचा दी जाती है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन नहीं है। ऐसा ही हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील्स थी जिसको या रिजेक्ट होना था या एक्सेप्ट होना था, लेकिन उसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो अपीलें कर दी गई रिजेक्ट, और PTI को कहा गया कि ये लीजिए जनाब आपकी सीटें, हम आपको सिल्वर प्लेटर पे रख के दे रहे हैं। ऐसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि पनामा की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और पनामा में से कुछ नहीं निकला था तो अकामा पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फेंक दिया गया था। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा वक्त मुझे देंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जुडिशल एक्टिविज़म इफ्तिखार चौधरी के दौर से शुरू हुआ था वो अपनी बदतरीन शक्ल में साकिब निसार साहब के दौर में रहा, आसिफ सईद खोसा के दौर में रहा, गुलजार साहब के दौर में रहा, और अपनी इंतहा को पहुंचा वो उमर अता बंदियाद साहब के दौर में। तो जब अदालतें जुडिशल एक्टिविज़म करने लग जाएं तो फिर मुआशरे में इस इंसाफ का हसूल जो है वो नामुमकिन हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि जो अतारुल्लाह तारड़ साहब ने आज एक तवील चार्जशीट लगाई है, उसमें भी एक ढंग की बात सिर्फ यह है कि वो बराह रास्त ना कोई मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं बल्कि एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। दोनों ही मामलों में जो रिव्यू है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमे के हवाले से जो सीटों का मामला है उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। एक दफ़ा हल्फ उठा के कहा गया हम तहरीक इंसाफ के लोग हैं, दूसरी दफ़ा हल्फ उठा के कहा गया हम सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं, अब नए सिरे से हल्फ उठाए जा रहे हैं कि हम तो फिर उसके हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 कहाँ गया, उनको भी समझ नहीं आती पूछने वाला। एनीवे जो क्या नतीजा निकलेगा वो भी कंफ्यूज है। जी बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसलिए देखिए वही मैंने कहा कि जब आप ऐसे फैसले हों जब आला अदलिया की तरफ से जिसके जरिए इबहाम और बढ़े, तो उन फैसलों को आप बहुत आसान फैसला नहीं कह सकते। अब आप ये देखिए अगर इसकी तफसील में आप जाएंगे तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल सामने आती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फैसला तो उलट था 8-5 का, लेकिन लास्ट मिनट में तब्दील हुआ लॉबीज की वजह से। आप देखिए उठा के सोशल मीडिया को धड़ाधड़ इसके ऊपर वीलॉग्स हो रहे हैं। कोई कहता है जी कि 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म करने की कोशिश कुछ जजेस ने इसलिए की कि अगर ये ना हुआ